अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। तो कहा था कि शो दैट फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। तो यहाँ पे मसला ये चल रहा था कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं है। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो फिर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन देखना। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन देखने का क्या मतलब है कि अगर आप एक नॉन ज़ीरो नंबर लें, एक नॉन ज़ीरो नंबर रिंग के अंदर से लें जो इंटीग्रल डोमेन भी है, उसके अंदर से एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें और उसको सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें और वापस आप लोगों के पास उसी सेट के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी। अगर इसके वही सारे एलिमेंट नहीं आते तो इसका मतलब है वो फिर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। जिस तरह मेरे पास सेट है, एक सेट है, ये वाला सेट है, जिस तरह ये सेट को देखें, ये वाला सेट है, ये 4Z है। तो 4Z के एलिमेंट्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें 2 मल्टीप्लाई 0, एक नंबर मैंने 2 लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 हमें पता है 4 के बराबर होते हैं और 4 0 के बराबर होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 6 होते हैं और 6 2 के बराबर होते हैं। तो अब देखें इसमें सारे एलिमेंट इसके नहीं आए, बल्कि इसके दो ही एलिमेंट आए हैं। तो सारे एलिमेंट अगर आ जाते 2 के मल्टीप्लाई करने से, फिर 3 के मल्टीप्लाई करने से, फिर 1 के मल्टीप्लाई करने से, नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई करने की वजह से अगर सारे इसी के एलिमेंट आ जाते तो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती। बशर्त ये कि ये खुद इंटीग्रल डोमेन हो। अगर खुद इंटीग्रल डोमेन होगी, नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई करने से वापस यही आ जाए, रिंग वापस आ जाए ये वाला आर Z/4Z, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो हमने ये साबित करना है कि ये फील्ड है। तो प्रूफ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि आर हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है और ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ये है कि आर से अगर मैं कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले के इस आर से मल्टीप्लाई करूं, इस आर से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो, वापस आर ही सेट दे, वापस आर ही दे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। तो आर इंटीग्रल डोमेन भी है और मैंने ये भी फ़र्ज़ किया कि ये फाइनाइट भी है। इसका मतलब है कोई भी नॉन ज़ीरो, सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ही वापस आएगा। तो ये मैंने सपोज किया हुआ है कि ये, क्योंकि गिवन भी है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। तो अब सेट को मैं नाम दे देता हूँ। तो ये मैंने सेट को नाम दिया। यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है। फाइनाइट के लिए डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो डेफिनेशन है। तो अब मैंने एक सेट लिया n नंबर्स का और मैंने इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया। ज़ीरो इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसको फील्ड बनाना है। तो फील्ड के लिए मुझे इस सेट में ज़ीरो नहीं चाहिए। फ़र्ज़ करें ये आर है, तो इसमें मैंने आर स्टार ले लिया। इसको फ़र्ज़ करें एक और रिंग ले लिया इसके अंदर से ही, और इसमें सारे नंबर वही रिंग वाली हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो नहीं है। क्योंकि आपने फील्ड बनाना है तो ज़ीरो तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ीरो का तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। फील्ड में तो हर नंबर के लिए हर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ज़ीरो नहीं कंटेन करता। हाँ, वन कंटेन करेगा। तो कोई एक एलिमेंट में कोई सी भी एक एलिमेंट होगा, उसको वन का नाम दे देंगे तो वन कंटेन करेगा। अब क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये वन के साथ, मैंने डिफाइंड किया हुआ ये फाइनाइट है। मैं अगर ये वन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा आर ही बनेगा, क्योंकि ये फाइनाइट है। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए वन के साथ, क्योंकि रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ए वन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनाइट ही आएंगे। आर फाइनाइट्स एलिमेंट एंड आर दी एलिमेंट्स ऑफ रिंग अगेन। सो क्यों फाइनाइट है वो मैंने रीज़न बता दिया। अगर फ़र्ज़ करें नहीं है तो क्या होगा? अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कोई दो एलिमेंट इसमें से बराबर होंगे। ए आई और ए वन आई और ए वन जे आपस में बराबर होगा। अगर आप इसको इसको इस तरफ ले आएँ और ए वन को कॉमन ले लें तो ये ज़ीरो के बराबर होगा।
लेकिन आर तो इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन क्या कहती है, अगर दो का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो तो उनमें से या एक ज़ीरो होगा या दूसरा ज़ीरो होगा। तो A1 तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन से लाया है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन से जो नंबर होते हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर ही हम लेते हैं, लिहाजा ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ए आई जे ज़ीरो है, बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो अगर जे को उस तरफ ले आएंगे तो ए आई इज इक्वल टू ए जे हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो मैंने बात सपोज की थी कि ये दो नंबर बराबर हैं, ये गलत हो गई क्योंकि इस सेट में ए आई और ए जे, इस सेट में कोई भी नंबर आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर, क्योंकि ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। लिहाजा जो बात मैंने यहाँ पे सपोज की है बराबर है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है ये एलिमेंट भी जितने हैं ये सारे भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो पक्की बात है, मैंने कहा था डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो सारे आर के एलिमेंट होंगे। सो आर इज इक्वल टू अगेन, ये नंबर ज़रब देने से ही, ज़रब देने से कोई नया नंबर आया तो वो वही नंबर होगा वापस। अब जाहिर है इस सेट में तो वन भी कंटेन करता है, तो ए वन इज इक्वल ए वन इंटू ए आई इज इक्वल टू वन, तो ये वन के बराबर आ गया। यही तो डेफिनीशन है हमारे पास फील्ड की कि ए वन के लिए अगर एक नंबर हो उसको ज़रब दें तो आंसर वन आए तो ये फील्ड होता है। अब ये हमारे पास ट्रू हो गया किसके लिए, एक एलिमेंट मैंने लिया है ए वन के लिए। इसका मतलब है ए वन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आप ए यहाँ से वापस जाएंगे, ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाहिर है ए टू का इन्वर्स भी इसी तरह एग्जिस्ट करेगा, ए थ्री का इन्वर्स भी इसी तरह एग्जिस्ट करेगा, ए एन का इन्वर्स भी इसी तरह एग्जिस्ट करेगा। मतलब है ए वन तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है मैंने, इस सेट में से कोई एक एलिमेंट लिया है। तो आप ए टू के लेके चलेंगे तो ए टू का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ए थ्री को लेके चलेंगे तो ए थ्री का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ए एन को लेके चलेंगे तो ए एन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आर हमारे पास क्या है, फील्ड है। अब एग्जांपल ये आ गई कि आर अगर जेड के बराबर है, आर अगर जेड के बराबर है तो ये बताएं कि आर जो है जेड जो है फील्ड है कि नहीं। तो फील्ड के लिए तो ज़ाहिर है हमारे पास प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी ये है कि आर को फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। अब आर इंटीग्रल डोमेन तो है, आर इंटीग्रल डोमेन तो है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आर जो है वो फाइनाइट भी है कि नहीं फाइनाइट है। तो आर फाइनाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ तो ये सेट बनेगा 0 2 4 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट तो डिस्टिक हैं लेकिन ये वापस z नहीं बना, वापस z बनना चाहिए। तो वापस z नहीं बना 2 के मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब है 2 इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन नहीं है, लिहाजा ये फील्ड भी नहीं है। दूसरी एग्जांपल करते हैं कि आर को लिया z बाई फोर जेड, तो z बाई फोर जेड में हमें पता है ये तीन एलिमेंट होते हैं। तो पहले आप वन इन से मल्टीप्लाई करें तो चले वन से तो वही नंबर आते हैं। अगर आप टू इन से मल्टीप्लाई करें, ये देखें मैंने टू को मल्टीप्लाई किया है, तो टू को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास नंबर दो ही आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है, ये दोनों ज़ीरो आ रहे हैं और ये दोनों टू आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ओरिजिनल सेट वाले सारे नंबर आने चाहिए। अब इसमें कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार, चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने चाहिए और वो ही आने चाहिए जो यहाँ पे। अब तो वो नहीं आए, इसका मतलब है कि ये वाला भी फाइनाइट नहीं है। अगर ये फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फर्ज किया है भी तो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती। लिहाजा ये हमारे पास ये एग्जाम्पल भी ये बता रही है कि ये फील्ड नहीं है। अब अगर आप z मार्ड 3z को देखें तो z मार्ड 3z में तीन ही एलिमेंट होंगे 0 1 2। तो आप पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आंसर आएगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई मतलब ये तीन ही नंबर आएंगे। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे और यही तीन आएंगे। इसका मतलब है कि Z3Z हमारे पास क्या है, ये Z3Z हमारे पास फाइनाइट है और फाइनाइट होने के साथ साथ ये इंटीग्रल डोमेन भी है।
तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या बनाती है, फील्ड बनाती है, इसका मतलब है ये फील्ड भी है। अब हमारे पास थ्योरम आ गया, शो दैट द रेजिड्यू ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ I इंटरसेक्शन J in the quotient ring R mod IJ where I and J ideal is nilpotent। तो nilpotent की डेफिनेशन आप लोगों को याद है, nilpotent की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई एलिमेंट है, ये मैंने पेपर में भी क्वेश्चन दिया था कि ये फलाने z/16 के आप nilpotent फाइंड करें। तो बच्चों ने फाइंड भी किए हैं, किसी ने थोड़े फाइंड किए हैं, किसी ने ज़्यादा फाइंड किए हैं, लेकिन nilpotent एलिमेंट ढूंढ लिए हैं। मतलब उसकी पावर, अगर किसी एलिमेंट की पावर जीरो के किसी एलिमेंट की पावर का आंसर जीरो के बराबर हो तो वो nilpotent होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन किया हुआ है कि आई और जे दो आइडियल्स हैं, तो प्रोडक्ट के आइडियल को हमेशा समेशन की शक्ल में लिखते हैं, वेयर ए आई बिलोंगिंग टू आई एंड बी जे या बी आई बिलोंगिंग टू जे। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ आइडियल इज अगेन एन आइडियल, सो इट इज़ एन आइडियल, ये मैंने हल करवाया हुआ है। और हमें पता है कि अगर आइडियल है तो R ओवर I कोशेंट रिंग होगा, तो I इंटू जे आइडियल है, तो R I इंटू जे भी हमारे पास क्या है, ये कोशेंट रिंग है। कोशेंट रिंग भी रिंग होता है लेकिन उसमें मॉड आ जाता है, इसलिए उसको कोशेंट रिंग कहते हैं। तो ये बातें हमें पहले से पता थी। अब मैं इस तरह करता हूँ, लेट करता हूँ कि A बिलोंग टू I इंटरसेक्शन J, क्योंकि I इंटरसेक्शन J में हमने क्या करना है, nilpotent ढूंढना है। सो A belongs to I intersection J, we have to show that residue of A, residue of A, this A, element A in R mod I into J is nilpotent। तो ये nilpotent साबित करना है। मतलब क्या है nilpotent के लिए कि A प्लस आई जे, क्योंकि इसमें नंबर किस तरह के होंगे, इसी तरह के होंगे ना, A प्लस आई जे की पावर n इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो nilpotent होगा। तो हमें ये पावर को लिखना भी आता है मॉड के लिए, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस आई जे, क्योंकि आई जे के ऊपर तो n नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा, लिहाजा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये हुआ कि अगर इसकी होल पावर n 0 के बराबर हुई तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि पावर नीचे आ जाएगी इसके। और अगर इस तरह लिखो तो हम उसको इस तरह भी लिखते हैं कि ए एन बिलोंग्स टू आई इंटू जे। ये बात हमें पता होनी चाहिए, पता चल गई, हमें पता नहीं थी पहले से। तो नाउ ए बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे, this implies that a square also belong to I into J, because I intersection J means A belong to I and A belong to J. In product, A multiply A is equal to A square, therefore A square multiply I into J. According to definition of ideal for quotient ring, we can write A square is equal to I इंटू जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्र को हम लिख सकते हैं ए स्क्र माइनस 0 बिलोंग्स टू आई इंटू जे। तो अगर डिफरेंस अगर बिलोंग करता हो तो वो इक्वल होता है। तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इस तरह यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अगर ए एन आई जे के बराबर हो तो फिर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए एन प्लस आई जे इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ए आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब है होल स्क्वायर भी क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये nilpotent है। एग्जाम्पल करते हैं, लेट आर बी अ रिंग एंड I into J are ideals of R and we assume that I plus J is equal to R। तो हमने दो बातें शो करनी है, सबसे पहले I into J is equal to I intersection J, और दूसरी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर A और B R में हो और वहाँ पे अगर आपके पास एक एलिमेंट X हो तो पक्की बात है X माइनस ए आई में बिलोंग करेगा और X माइनस बी जे में बिलोंग करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पेपर के लिहाज से। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं, क्योंकि आपने इक्वल की स्टेटमेंट प्रूव करनी है, तो इक्वल की स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए ज़रूरी है
कि आपने ये साबित करना है कि आई इंटरसेक्शन जे सबसेट है आई इंटू जे का, और आई इंटू जे सबसेट है आई इंटरसेक्शन जे का। ये प्रूफ करेंगे तो तब ये इक्वल आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन से स्टार्ट करता हूं। अगर ए इंटरसेक्शन को बिलोंग करे तो आखिर में अगर ए आई इंटू जे को भी बिलोंग करे तो इसका मतलब होगा आई इंटरसेक्शन जे सबसेट ऑफ आई इंटू जे। स्टार्ट करते हैं। तो ए बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे सिंस आई प्लस जे इज इक्वल टू आर। तो हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर आई आर के बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि वन बिलोंग्स टू आई। थ्योरम पढ़ा था, इफ आर इज अ रिंग एंड वन बिलोंग टू आई then R is equal to I. So according to that theorem we can write 1 belongs to A plus J, I plus J। लेकिन I और J जो हैं वो नंबर किस तरह के होंगे? I और J में सम की शक्ल में होंगे। अगर R I के पास है और S J के पास है तो इसमें अब I plus J में एलिमेंट किस तरह के होंगे? R plus S की शक्ल में होंगे। अगर R प्लस एस की शक्ल में है तो इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू R प्लस एस। इफ आई मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड आई मस्ट हैव ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए एस। ये बात तो यहाँ तक होगी। अब हमें पता है आई हमारे पास क्या है? आइडियल है, और जे भी हमारे पास क्या है? एक आइडियल है। अगर ये दोनों हमारे पास आइडियल हैं, देखें I belongs to A and S belongs to J, अगर आप इनको ज़रब दें, A और S को आपस में ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा? AS। तो I और J भी आपस में ज़रब हो जाएंगे। अगर A belong to J है और I belong to R है तो पक्की बात है AR also belongs to I into J। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें, आप इन दोनों को प्लस कर लें, क्योंकि ये तो हमारे पास आई इंटू जे तो आइडियल है, तो आइडियल तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, ग्रुप होता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सियम ऑफ ग्रुप यू कैन ऐड दीज नंबर विच इज इक्वल टू आई इंटू जे, बट ए आर प्लस ए एस इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वी हैव आई इंटू जे। अब देखें, आपने ए इंटरसेक्शन में बिलोंग करवाया था, लेकिन आगे चल के हमें पता चला कि ए तो इनटू में है। इसका मतलब हो गया कि आई इंटरसेक्शन जे असल में सबसेट है आई इंटू जे का। अब मैंने दूसरी बात प्रूव करनी है कि आई इंटू जे सबसेट होना चाहिए आई इंटरसेक्शन जे का। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसके प्रोडक्ट में नंबर किस शक्ल के होते हैं। तो ये सारे जमा के शक्ल में होते हैं। ए अगर ए बिलोंग करते हैं आई को, बी बिलोंग करते हैं जे को, तो इसका नंबर क्या होगा? ए प्लस बी। मतलब इसमें इस तरह के नंबर हैं प्रोडक्ट में। तो चलते हैं, ए आई बिलोंग इसको करता है और बी आई बिलोंग करता है जे को, लेकिन जे तो सबसेट है आर का। कैसे पता चला सबसेट है आर का? क्योंकि आई प्लस जे आर के बराबर है। अगर आई प्लस जे आर के बराबर है तो पक्की बात है जे सबसेट है आर का और आई भी सबसेट है आर का। तो आप ये पूछ सकते हैं यहाँ सर आपने जे को सबसेट क्यों लिया, आई को सबसेट क्यों नहीं लिया? तो मैं थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लेता हूँ कि जे सबसेट है और आई आइडियल है। अगर ये जे सबसेट है तो इसका मतलब है बी आई आर का नंबर है। अगर आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइडियल इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये आई में बिलोंग करेगा। अब दोबारा शुरू से, अगर ए आई जो है वो आई में बिलोंग करते हैं और आई सबसेट है आर का, तो इसका मतलब है ए आई आर में है और बी जे जे में है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइडियल, बिकॉज जे इज आइडियल, तो आर का एलिमेंट और जे का एलिमेंट ज़रब होंगे तो वो जे में बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ए आई बी आई बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे। हमने शुरू क्या किया था यहाँ से
कि इसमें ए आई और बी आई के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ए आई और बी आई के एलिमेंट है, लेकिन आगे चल के पता चला नहीं ये तो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। ये देखा, ये तो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर असल में सबसेट किसका है, आई इंटरसेक्शन जे का। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन से जो पता चल रहा है कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अगर मैं ZR को लेता हूँ, I को मैं 2Z लेता हूँ, J को मैं 4Z लेता हूँ, और यहाँ से तो क्लियरली नज़र आ रहा है J है सबसेट, I का सबसेट है, सही हो गया। अगर आप इन दोनों को ज़रब दें तो 8Z हो जाएगा, 2 × 4 = 8Z हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 4Z आ जाएगा, ठीक है। अब 4Z आया तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि I × J बराबर नहीं है I इंटरसेक्शन J के। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि I + J करें तो आंसर आता है क्या, 6Z, और 6Z Z के बराबर नहीं होता। तो कंडीशन ये ज़रूर, इन दोनों के इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों का सम R के बराबर होगा, तो तब ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये ऊपर वाला थ्योरम ये कंडीशन होल्ड करेगी, वैसे होल्ड नहीं करेगी। तो अब हमारा चाइनीज रिमाइंडर आ गया, दूसरे नंबर पे चाइनीज रिमाइंडर है। तो चाइनीज रिमाइंडर में हमें गिवन है कि I + J = R है और I J दोनों आइडियल्स हैं, ठीक है। मैं अब R में नंबर किस तरह के होंगे, फर्ज करता हूँ मैं P एक नंबर है R में, तो P की शक्ल कैसी होगी, P की शक्ल होगी A + B। क्यों, क्योंकि इसमें I और J के नंबर प्लस होते हैं तब R में जाते हैं। तो अगर ए आई के पास है और बी जे के पास है तो इन दोनों को जमा करेंगे तो तब पी बनेगा, मतलब है आर का एलिमेंट बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। लिहाजा अगर मैं कहता हूँ, बिकॉज हमने चाइनीज रिमाइंडर में यहाँ देखा, चाइनीज रिमाइंडर में देखा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू आर, तो पहले मैं ए को आर में बिलोंग करूंगा, फिर मैं बी को आर में बिलोंग करूंगा, उसके बाद एक्स के ऊपर आऊंगा। ये देयर एग्जिस्ट एक्स, तो उसको बाद में देखूंगा। तो मैंने फर्ज किया A belongs to R but A has the element of the form of sum, therefore A is equal to R plus S, where R belonging to I and S belonging to J. Again let B is equal to -U plus V। अब U अगर I में बिलोंग करते तो -U भी I में बिलोंग करेगा, पक्की बात है। लिहाजा मैंने इसको लिखा B is equal to -U plus V। ये भी किसका एलिमेंट है, R का एलिमेंट है। तो ये मैंने दो A और B दो एलिमेंट ले लिए। अब मैंने क्या किया, X, क्योंकि वहां पे थ्योरम में था कि देयर एग्जिस्ट X, तो X किस तरह का नंबर होगा, X भी इसी तरह का नंबर होगा जिस तरह A है और जिस तरह B है। तो मैं X को लेता हूं, फर्ज किया मेरे पास जो X है वो S - U के बराबर है। अगर X S - U के बराबर है तो हमने प्रूफ क्या करना है कि x - a I में होना चाहिए एंड x - b J में होना चाहिए। तो सबसे पहले x - a को देखते हैं किस में, तो x - a, तो x की वैल्यू क्या है, S - U, तो x की जगह S - U पुट किया, और -a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is equal to R plus S, तो R plus S पुट किया तो ये माइनस दोनों को माइनस कर देगा, S S कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा आप लोगों के पास, U - R। तो U किसका नंबर है, I का, और V किसका नंबर, और R किसका नंबर है, I का। दोनों को सम करेंगे तो किसका नंबर आएगा, I का। इसका मतलब है कि x - a किसको बिलोंग कर रहे हैं, I को। अब B की तरफ चलते हैं, x - b, तो x की वैल्यू S - U और B की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ पे मैंने लिखवाई है -U plus V, तो -U plus V पुट किया तो V कैंसिल हो गया, U कैंसिल हो गया, बाकी S और V बच गया। तो S किसका नंबर है, यहाँ पे देखें J का, और V किसका नंबर है, J का। इन दोनों को सम भी करेंगे तो किसका नंबर आ जाएगा, J का, क्योंकि J आइडियल है और अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। इसका मतलब है S - V भी किसका नंबर हो जाएगा,
जे का। तो ये आप लोगों के पास आ गया x माइनस बी बिलोंग टू जे। दिस वाज आवर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम।